एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कि क्या अरविंद केजरीवाल का तरीका सही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा सरकार पर जितने आरोप लगाए हैं उनके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। डीएलएफ और हरियाणा सरकार ने आरोपों को गलत बताया है, लेकिन केजरीवाल जिस अंदाज में एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उनका ये तरीका सही है। केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं कि वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। कल केजरीवाल ने इंडिया बुल्स का नाम लिया और आज उसके शेयर में गिरावट देखी गई। हम क्यों मांग कर रहे हैं? इस देश की जनता मालिक है। हम इनसे मांग करने के लिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर। यहाँ पे इनसे अब मांग करना बेकार है। मांग कर करके देख लिया 1-1.5 साल के अंदर। अब तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अब तो इनको खोलना है, इनकी पोल खोलनी है इस देश के सामने। ये अरविंद स्टाइल है, ना पुलिस ना कोर्ट, सीधे जनता की अदालत में पूरा मामला। किसानों की व्यथा है जो ये बता रहे थे कि कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सारा देश लुट रहा है। आरोपों की लंबी फहरिस्त है अरविंद के पास। सबूत के नाम पर कुछ सरकारी दस्तावेज। लाख टके का सवाल है कि क्या आरोपों के आधार पर किसी को जनता के कटघरे में खड़ा करना सही है। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे कागज हैं जो अरविंद केजरीवाल का फंड कौन कर रहे हैं, स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, मेरे पास भी कागज है। मगर इसकी सबूत मैं 20-40 दिन के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगी। कागज की टक्कर कोर्ट तक पहुंचती है। सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद के पास वाड्रा और हरियाणा सरकार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। वही शाहिद, वही कातिल, वही मुंसिफ ठहरे। इल्जाम भी आप लगाएंगे, जुर्म भी आप ही तय करेंगे और सजा भी आप ही सुनाएंगे। और जब हम कहें भाई न्याय दो तो कहीं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना है कि नहीं जाना ये हम सोचेंगे। सवाल सबूतों पर भी उठ रहे हैं। क्या वाकई अरविंद पुख्ता सबूतों के आधार पर वाड्रा पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी अफसोस है कि बिना सबूत पहले इल्जाम और 4 दिन बाद सबूत। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, ना बीजेपी वाले सबूत निकालते, ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते। कहते तुम सबूत निकालो। अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा तामझाम तो तुम लोगों के पास है। अरविंद जांच एजेंसियों के साथ साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको संसद में उठाने की कोशिश की तो ये चौकन्ने हो गए। तो 2010-2011 का एक एंडिंग जो है उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने करीब 1.5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के मुद्दे पर संसद में नोटिस दिया था, लेकिन बाद में ये मामला शांत हो गया। हमने सुना एक कंपनी है बीपीटीपी, एक कंपनी है इंडिया बुल्स, बता रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हैं। अरविंद के इस ऐलान के बाद इंडिया बुल्स के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद को क्या हक है कि वो बिना किसी सबूत के किसी कंपनी को आरोपों के कटघरे में खड़ा करें। क्या ये उनका राजनीतिक जमीन तैयार करने का तरीका है? ठीक है जी, हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और बड़ी बहस करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये तरीका सही है। जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जानकारी सामने रखते हैं, उनके सामने जो तथ्य सामने रखे जाते हैं उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं, वो पूरी जानकारी भी सामने नहीं रखते। क्या ये तरीका सही है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय दुबे जी मौजूद हैं जो संपादक हैं हिंदी तहलका से। हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के सहयोगी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय झा भी जुड़ेंगे, हमारा कांग्रेस.com के को फाउंडर। हमारे साथ रशीद किदवई जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मीनाक्षी लेखी जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। क्या जो अरविंद केजरीवाल तरीका अपना रहे हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक एक कर जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी भी एक साथ नहीं देते, उसको लेकर सस्पेंस बनाए रखते हैं और फिर जो जानकारी लेकर वो सामने आते हैं गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सबूत वो सामने रख रहे हैं उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? देखिए, तरीके से पहले अगर हम मुद्दे की जड़ तक पहुंचे तो वो जड़ इस समय देश के सामने भ्रष्टाचार है। और कहीं ना कहीं सरकार और कांग्रेस जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है और देश की जनता जिस प्रकार से त्रस्त है,
तो वहां तरीकों पे बहस कम और मुद्दे पे अधिक होनी चाहिए। तरीका सही या गलत जो है वो बात की बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि अगर किसी ने प्रश्न उठाया, विपक्ष ने उठाया, आम जनता ने उठाया, और अब अरविंद केजरीवाल भी उसमें जुड़ गए और वो प्रश्न उठा रहे हैं सरकार की नीयत और कार्य व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है और अपनी सफाई ना तो जनता के सामने और ना ही किसी कोर्ट कचहरी या किसी जगह पर दे पा रही है। जी तो मीनाक्षी जी, लेकिन आपने कहा कि तरीका कोई भी हो सकता है, मतलब तरीका कोई भी हो सकता है, अहम जो मुद्दा है उसकी जो जड़ है उसमें जाना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठा रहा है तो उठा सकता है, उसका वो कोई भी तरीका अपनाए, चाहे वो सही तरीका हो, चाहे उस तरीके पर सवाल उठे, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस पर रशीद किदवई जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। रशीद किदवई जी। जी देखिए, मैं पहली बात इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपने आप को गांधीवादी कहता है, गांधी टोपी लगाता है, तो उसको मीन्स और एंड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। गांधी जी की पूरी जिंदगी में गांधी जी ने बहुत इसको साफ तरीके से उनके दर्शन में दर्शाया है कि आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई विरोधाभ्यास नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। गांधी जी ने तो यहां तक कि बहुत जो अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे, फ्रीडम फाइटर, उन तक को गांधी जी ने समर्थन नहीं करा। तो केजरीवाल जी क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी का पूरा मकसद यह है कि जो आज राजनेताओं ने, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है, राजनेताओं ने जो आज थोड़ा बहुत जो जनता में अविश्वास की भावना है उसको फैलाने की बात है। वो सिर्फ खलबली मचाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा माहौल करना चाहते हैं जैसे कोई चैनल अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन दिखाता है तो फौरन कह देते हैं कि इस मंत्री का इस्तीफा चाहिए। भाई तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। अगर कोई पीआईएल दाखिल भी करता है तो अदालत में उसको एक पिटीशन देनी पड़ती है। लेकिन किदवई जी, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। लेकिन किदवई जी आप कह रहे हैं, किदवई जी आप कह रहे हैं कि वो खलबली मचाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी पर जिस पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उन आरोपों में दम नहीं है तो दूसरे के पास सारे विकल्प खुले हैं। वो मानहानि का मुकदमा कर सकता है, वो तमाम दूसरे कानूनी चीजों का सहारा लेकर केजरीवाल का मुंह बंद कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, कानून का दरवाजा खुला हुआ है। देखिए डिफेमेशन लॉ का जो यहाँ के ऊपर न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ही लंबा एक प्रोसेस होता है, जिसका एक डैमेज हो जाता है, उसके 5 साल 10 साल बाद जो है उस पर फैसला आए तो ये उसमें जो होता है ये एक डिलेड जस्टिस का मामला होता है। यहाँ पर तो फट से जो है चैनल्स के जरिए बात पहुंच जाती है। देखिए मैं किसी पक्ष का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। लेकिन आपके मुताबिक ये तरीका सही नहीं है। कुमार विश्वास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। कुमार विश्वास जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम संजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं चर्चा में। संजय दुबे जी, क्या खलबली मचाना ही मकसद है? इस तरीके को, जो तरीका अपनाया है केजरीवाल को, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आरोप लगाओ और तमाशा देखो। नहीं, अगर उनका तरीका गलत है, उन्हें कानून के पास जाना चाहिए, तो यही बात कांग्रेस पे भी लागू होती है। कांग्रेस को कानून के पास चला जाना चाहिए, मानहानि का दावा कर देना चाहिए। कांग्रेस जो या पार्टी जो लीडर्स हैं, वो जो केजरीवाल से मांग कर रहे हैं वही काम वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो दोनों पे ही लागू होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये इस तरह से राजनीति में आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती रही, तो ये सब तो चलता रहता है। ये अगर राजनीति के खेल अगर आप खेल रहे हैं तो उसके नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उसमें मुझे तो नहीं लगता कि इतने बुरे तरीके हैं कि जिनके लिए उनको ये कहना चाहिए कि नहीं गांधी जी वाले तरीके और ये सब चीज़ें। और जो राशिद जी ने बात कही कि उस कोर्ट के पास जाने के तरीके हैं, डिलेड जस्टिस होता है, तो यही बात फिर केजरीवाल पे भी लागू होती है। अगर वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे तब भी तो 10 साल लग जाएंगे, तब तक तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीति के जो नियम है उसके हिसाब से चल रहे हैं, इतने भी बुरे तरीके वो अपना नहीं रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति के जो तरीके हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो अभी तक जो पार्टियां जो राजनीति कर रही थी उन नियमों को ही बदल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से वो ये तरीका अपना रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया। कुमार विश्वास, आप क्या कहेंगे? ये क्योंकि आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, एक धड़ा ये भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर बस तमाशा देख रहे हैं पीछे खड़े होकर, उन्हें अगर इतनी गंभीरता लगती है इन तमाम आरोपों को लेकर तो वो क्यों नहीं कोर्ट जाते? क्या वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं इसका? कहना चाहूंगा कि जो आरोप हम लोग आज लगा रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल विकल्प की बात ही उसके बाद लगा रहे हैं। ये तो 2 साल से लगातार बातें चल रही हैं, उससे पहले भी बात चल रही है। मैं रशीद साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि डिलेड जस्टिस जो है वो इम्यूनेशन देता है ऐसे लोगों को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे सरकार में बैठे लोग हों। वीरभद्र सिंह जी वाला मुकदमा 24 साल चला, 24 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए बहुत सारे काम किए। अभी स्टील मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो काम किया उसकी फाइलें भी हमारे पास पहुंची है, तो मैं देख के दंग रह गया हूं कि क्या क्या उन्होंने स्टील में कौतुक करके रख दिए हैं।
तो आपके घर के दरवाजे पर मर्डर हो जाए तो आप कोर्ट में जाएंगे या उससे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका कॉग्निजेंस लेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो दरोगा। और दरोगा के लिए अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये कह दे कि मैंने देख लिया है कोई मर्डर ही नहीं हुआ है, तो कैसे लेगा? जब देश के वित्त मंत्री ये कह देंगे कि मैंने सब फाइलें देख ली, सब ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो किस इनकम टैक्स ऑफिसर की हिम्मत है कि उनकी फाइलें खोल ले? नहीं कुमार विश्वास, लेकिन कब जब आप इस जबान में बात करते हैं तो इतना अविश्वास झलकता है। 2G के मामले में बहुत कुछ हुआ, कोर्ट में जाकर ही हुआ, तो तरीका तो अपनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि देश में सारी संस्थाओं में अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैंने ये नहीं मना करा सुमेरा, मैंने इंकार नहीं किया। मैंने इसकी संभावना से, सुमेरा जी, मैंने इस संभावना से इंकार नहीं किया कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। हम पहले भी बहुत सारे मामलों में कोर्ट में खड़े हुए हैं, प्रशांत खड़े हुए हैं, हम सब लोग खड़े हुए हैं, इसमें भी हम आगे जा सकते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर इतना बड़ा काम है और पूरी कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन लोग बाहर निकल आए हैं और बात कर रहे हैं, तो वो ये काम नहीं कर सकते कि मानहानि का मुकदमा कर दें या इन तर्कों का जवाब दे दें? क्योंकि इसी केस में कनीमोजी शाहिद बलवा से अनसिक्योर्ड लोन लेने के चक्कर में जेल गई थी, इसी तरीके से जगन रेड्डी गए थे। तो ये ऐसा कौन सा सूरज का वंश है कि इस पर बातचीत करने पे हमने राष्ट्रीय अस्मिता पे हमला कर दिया है? हमने केवल प्रश्न रखे हैं, आपके पास उत्तर हो तो दे दीजिए, नहीं उत्तर हो तो कह दीजिए हमारे पास उत्तर नहीं है। पर आप ये कहेंगे कि हम लोग जनतंत्र विरोधी हैं, हमें लोकतंत्र नहीं आता, हम कोर्ट चले जाएं। तो जिस समय अन्ना हजारे पर आरोप लगाए थे मनीष तिवारी ने, कोर्ट गए थे क्या? वो कोर्ट चले जाते। कुमार विश्वास पर विजय विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं? कभी कोर्ट गए थे क्या? वो कोर्ट चले जाते। लेकिन कुमार विश्वास जी, अरविंद केजरीवाल, बड़ा सवाल ये उठता है कुमार विश्वास जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो उठता है, फिर आप ये सस्पेंस बना के क्यों रखते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि कल शाम को 5 बजे हम फलाने व्यक्ति पर आरोप लगाएंगे और इस तरह के इस मामले से जुड़े हुए आरोप होंगे, ताकि वो भी अपने पक्ष में जितनी चीजें हैं उसको लेकर सामने आ सके, और इस बीच जो उसकी बदनामी होती है उसको सबूत देने में, अपनी सफाई देने में जो वक्त लगता है, वो भी कम से कम वो भी बच सके। ये आप सस्पेंस क्यों बना के रखते हैं? विजय जी, हमारे पास ना सीबीआई है विजय जी, ना हमारे पास सीबीआई है, ना आईबीए, ना कोई जांच एजेंसी है। पीसीआरएफ का दफ्तर चलाने के लिए 2 महीने से पैसे नहीं है। हम लोग रात भर जाग रहे हैं, इतने सारे कागज आ रहे हैं। आप श्रमजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं, हम एक बात करते हैं उसके बाद इतने सारे कागज आते हैं। अभी इतने कागज आ गए हैं कि उनका एनालिसिस करके, उनको तरतीबवार लगा के जो न्यूनतम संभावना सत्य की निकलती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो क्यों पार कर लेते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के। हमने कभी ये नहीं कहा कि डीएलएफ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्हें पद्म भूषण कैसे मिल गई बिना किसी काम के। 2010 में उन्होंने कोई राष्ट्र के लिए काम तो नहीं किया। ये व्यक्तिगत आरोप है, हमने कभी नहीं लगाए। हमें जो न्यूनतम तथ्य सत्य के आसपास मिले उन्हें हम रख रहे हैं और हम लगातार रखते रहेंगे, क्योंकि अभी ये खेप लगातार आ रही है। जी ठीक है, आप लगातार रखते रहेंगे। मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास मैं जाऊंगी, उनसे ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या कल को, क्योंकि अभी तो बहुत सारे और नाम लेकर सामने आने वाले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के किसी सदस्य का नाम इस तरह से सामने आएगा तो भी क्या तरीका सही ही होगा? मीनाक्षी लेखी जी, आपसे मेरा सवाल था कि कल, क्योंकि अभी और बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से, बीजेपी के किसी नेता का इसी तरह से नाम सामने आता है और आरोप इस तरह के लगाए जाते हैं, तो भी क्या यही तरीका, आप तब भी यही कहेंगे कि तरीका सही है? देखिए, मैं किसी और के तरीके पर कमेंट करने वालों में नहीं हूं। जो तरीका मेरे को ठीक लगता है वो तरीका मैं अपनाती हूं। और जहां तक बात है कि बीजेपी के किसी का नेता का नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका जो कानूनी तरीके हैं या जो भी तरीके उपलब्ध हैं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, वो अपनाए जाएंगे उनसे डील करने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर भाजपा में किसी बड़े नेता का नाम आया, जैसा कि येदियुरप्पा जी का नाम आया था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, तो उनका इस्तीफा लिया गया एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जो कि फाइनली हाईकोर्ट ने क्वॉश की। और उसको अगर आप कंपेयर करते हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के तरीके को, जहां शुंगलू कमेटी उनको इंडाइट करती है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। 2G जैसे में जहां पर एक मंत्री के खिलाफ आता है तो वो आज वापस फाइनेंस मिनिस्टर है, और ऐसे कई लोग मंत्री बने हुए हैं जिनके ऊपर विभिन्न आरोप हैं। तो जहां तक भाजपा का एक अधिकार क्षेत्र है, उसके रहते हम उन सब लोगों के खिलाफ जो भी पॉसिबल एक्शन है वो लेते हैं। मतलब आपके मुताबिक किसी का भी नाम आएगा आप कार्रवाई करेंगे? दायरे में नहीं आते उनको वो जगह नहीं। विजय कुछ कहना चाहते हैं? जी मीनाक्षी जी, हम कार्रवाई, देखिए कार्रवाई का मेरा उसमें ये कहना है कि जो मीनाक्षी जी, हम सवाल सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहे हैं केजरीवाल के तरीके का कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में सिर्फ 1-2 कंपनियों के नाम ले लीजिए कि इन 2 कंपनियों में भी बहुत सारे बड़े लोगों का पैसा लगा है और उन दोनों बड़ी कंपनियों का शेयर आज गिर गया। तो ये क्या कोई तरीका ठीक है कि आप
किसी एक कंपनी का नाम ले लिया, उसका शेयर गिर जाए, उसमें एक आम निवेशक का भी पैसा लगा होता है, तो मोटे तौर पर आपको क्या ये जायज लगता है? मैं जो और हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आज शेयर्स गिरे हैं इंडिया बुल्स के। मानना है कि अगर ये तरीका आप मुझे कहें सुमेरा जी, अगर ये मेरे को कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कानूनी दायरे में बंधे हुए लोगों में हूं, और जो मुझे जब तक लगता है कि ये बात स्पष्ट नहीं है या स्पष्टता के दायरे में है या आरटीआई की इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं है या मेरे पास दस्तावेज है या नहीं है, मैं तब तक अपनी जबान ऐसे मुद्दों पर नहीं खोलूंगी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं और देश के साथ न्याय कर रहे हैं और देश में बहुत अन्याय बढ़ा हुआ है, तो मैं उसमें ये कहना चाहूंगी कि जो कंपनियां हैं वो कानून के दायरे में उनके खिलाफ एक्शन ले, वो उनकी आपस की बात है। जहां लेकिन मीनाक्षी जी, तब तक उनको नुकसान तो हो गया क्योंकि उन्होंने नाम उछाल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुमार विश्वास जी, आपसे भी ये सवाल कि आपने कल अरविंद केजरीवाल कानून के जी, मेरा सवाल कुमार विश्वास से। कुमार विश्वास, कल 2 कंपनियों का नाम लिया, एक लाइन में और कहना चाहती जी, बोलें। एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि राशिद साहब ने गांधीवाद की बात की थी, तो जिन लोगों ने तमाम उम्र गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया, वो गांधीवाद को कितना मानते हैं और कितनी मॉरल अथॉरिटी उनके पास है, जिस तरीके से भ्रष्ट तरीके से ये देश चला है। तो जब तक हम बुनियादी सवाल को ठीक नहीं करेंगे, बाकी सवाल मुझे बेबुनियाद दिखाई दे रहे हैं। जी, तो और आपके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बुनियादी सवालों को ठीक करने की बात कर रहे हैं। कुमार विश्वास जी, लेकिन जो हम अभी सवाल भी उठा रहे थे, हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे कि इंडिया बुल्स के शेयर पर आज किस तरह से असर पड़ा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बस अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया कि इंडिया बुल्स के बारे में या बीपीटीपी के बारे में, इन 2 कंपनियों के उन्होंने नाम ले दिया और उसका असर आज बाजार में देखने को मिला। अगर आपको कहना है तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं था? देखिए सुमेरा जी, हमने बीपीटीपी का नाम भी लिया था क्योंकि लगातार हवा में ये बात है, बहुत सारे पेपर्स मिल रहे हैं, एस्टैब्लिश होने में कहीं अभी देरी है, लेकिन भगवान चाहेगा, देश चाहेगा तो एस्टैब्लिश भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा कि कैसे बहुत सारे लोगों का पैसा इन कंपनियों में निवेश होकर और उसको सही करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा कहना यह है कि तो जांच एजेंसीज के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए भी क्या हम वो दिन भूल गए हैं कि सीबीआई के एक वरिष्ठ सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि तत्कालीन वित्त मंत्री 3 बड़े घरानों का जुर्माना बहुत कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा, बड़ी जिम्मेदारी साथ एक एक बात लिखी, ये फाइल। क्या हम ये भूल रहे हैं कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि मैंने फाइल देख ली, इसका मतलब वो धमकी दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि तुम फाइल मत छू लेना। ये लड़ाई शुरू कहां से हुई? लड़ाई शुरू हुई है लोकपाल की मांग से। अगर आज एक मजबूत लोकपाल होता तो हम वहां चले जाते। अरविंद ने और हम सब लोगों ने जो कागज सामने रखे हैं, उतनी जानकारी हमारी तथ्यात्मक रूप से सही है, इसका हम दावा करते हैं। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, लेकिन आप बाकी बातों के लिए ये भी कह रहे हैं ना कि हवा में ये बात है, बाजार में ये बात है, हवा में बात है, बाजार में बात है, उसके आधार पर क्या आप आरोप लगा सकते हैं? क्या हवा में है, बाजार में है, जो जानकारी उसके आधार पर क्या आप आरोप लगा सकते हैं? और दूसरा, फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, लेकिन इसी चर्चा का एक और अहम पहलू भी है, देखा ना, रेणुका चौधरी जी ने कहा, रेणुका चौधरी जी ने कहा कि ये तो मैं सुमेरा जी यही कह रहा हूं कि रेणुका चौधरी ने कहा कि बहुत सारा पैसा विदेश से आ रहा है इनके लिए, तो उन्होंने भी कह दिया। तो ऐसे ही हमने कहा कि हम जो तथ्य दे रहे हैं ये तथ्य हैं, लेकिन कुछ कंपनियों की और की सूचना आई है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जल्दी है। आप लोग भी भेजें, आज भी अपील कर रहा हूं कि लोगों के पास जो जानकारी है वो हमें भेजें ताकि हम जनता के सामने सच को ला सकें। इस पर हमारे दर्शक भी हमें लगातार अपनी राय भेज रहे हैं। हमारे दर्शक ने लिखा है, अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने का सिर्फ यही तरीका बचा है तो क्या अब जन लोकपाल की जरूरत नहीं है? अजित पटेल हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये अपनी प्रतिक्रिया भेजी। हमारे साथ इस बीच योगेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी, हमारे जो दर्शक ने लिखा है वही सवाल भी मेरा आपसे कि अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह से आरोप लगाने के अलावा अब कोई तरीका नहीं बचा है, तो क्या अब जन लोकपाल की अहमियत खत्म हो गई है? और क्या ये तरीका जो उन्होंने अपनाया है आपके मुताबिक ये सही है? मैं तो हैरान हूँ ये बात सुन के, क्योंकि मेरा ख्याल से तो ऐसा कोई आरोप पब्लिक में लगाना ये किसी भी जांच, लोकपाल, कोर्ट कचहरी का विकल्प नहीं है। ये तो उसकी शुरुआत भर है। आप सार्वजनिक करते हैं कुछ तथ्यों को और फिर आप मांग करते हैं कि कोई इस तथ्यों की जांच करे, इसकी एक स्वतंत्र जांच करे। अरविंद केजरीवाल ये मांग कर रहे हैं कि इसकी स्वतंत्र जांच हो। जांच कौन करेगा, ये प्रश्न वो उठा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं ये प्रश्न तो लोकपाल के महत्व को पहले से भी ज्यादा रेखांकित करता है। देखिए, ये जो कहना है कि ये तरीका सही है या नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरोप लगाने की चीज संगीन होती है, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, जिम्मेवारी की जरूरत है। और मैं समझता हूं प्रशांत जी और अरविंद जी ने जो चीज की है उसमें दो बुनियादी सावधानियां हैं जो किसी भी आरोप लगाने को करनी चाहिए। पहली बात, आरोप कोई एनोनिमस नहीं है, व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेवारी लेके उस आरोप को लगा रहे हैं। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने हर बात के लिए वो एक कागजी प्रमाण दे रहे हैं। आपने देखा होगा इस प्रेस रिलीज के हर वाक्य के साथ एक एनेक्स्चर जोड़ा गया है, एक प्रमाण पेश किया गया है। प्रमाण में कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है जिसका कोई काट नहीं है, प्रमाण में ऑडिट के स्टेटमेंट दिए गए हैं, प्रमाण में सरकारी दस्तावेज दिए गए हैं। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं एक जिम्मेवार व्यक्ति से, एक जिम्मेवारी से आरोप लगाने के। और आपको ध्यान होगा हफ्ता लगभग हो गया है, एक भी दस्तावेज के बारे में किसी ने नहीं कहा है कि ये फर्जी दस्तावेज हैं। मैं समझता हूँ ये गंभीर और बहुत शुभ घटना होगी हमारी राजनीति। आप जो कह रहे हैं उसको कल हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों ने भी उसको झुटलाने की कोशिश की। एक बड़ी बात तो ये थी कि एकड़ और हेक्टेयर को लेकर अरविंद केजरीवाल जो फर्क नहीं कर पाए, वो एक बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ी खामी थी, जिसमें उन्होंने कह दिया FAR 2.5 गुना ज़्यादा मकान बन पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरी एक और उसमें बात थी कि कुछ तथ्यों को आपने उस रूप में छुपाया जिस रूप में नहीं छुपाया जाना चाहिए था, कि कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, कहीं वो सब जुडिस है, और कहीं वो जो सेज था वो क्रियान्वित हो ही नहीं पाई थी, और वो चीज़ें उस रूप में फ़ायदा नहीं हो पाया था रॉबर्ट वाड्रा को जिस रूप में आपकी तरफ से कहलवाया गया। 30 एकड़ का सेज, 340 एकड़ की ज़मीन, उसको इस रूप में पेश किया गया जैसे सभी मामलों में कोर्ट ने खिंचाई की हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तथ्य पेश करने में भी एक या तो जानबूझकर इसमें ये रणनीति अपनाई जा रही है कि इसमें थोड़ा सा भ्रम फैला के रखा जाए, या चूंकि तथ्य पूरे नहीं है इसलिए ये बातें कही गई। मैं एक आपको सिंपल बात कहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हर चीज के दस्तावेज प्रमाण दिए गए हैं, एक भी दस्तावेज फर्जी नहीं बताया गया है। दस्तावेज पढ़ के आप कह सकते हैं नहीं ये वाली व्याख्या सही है, और मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि हाँ ये केस अभी तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा है, अभी अपील होनी चाहिए, ये बात मीडिया ने बताई है और ये बिल्कुल उपयोगी चीज है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि चौक पे खड़ा होकर कोई ऐसे झूठे दावे कर रहा है, ऐसी चीज जो कभी हुई नहीं। मैं चौक पे खड़ा होकर कह दूं सोनिया गांधी ने 1800 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया और अगले दिन कहूं ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये उस तरह के अनर्गल अगंभीर आरोप नहीं है। यहाँ हर चीज के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है, और प्रमाण के आधार पे आप उसके बारे में तर्क कर सकते हैं जैसा आपने किया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे तर्क होने चाहिए। इस तर्क की जांच करने के लिए हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र जांच हो। इस जांच करवाने में आखिर क्या बुराई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है जांच में समझ आए कि ये काफी चीजें गलत हैं, आप करवाइए ना जांच इसके तो योगेंद्र यादव जी का एक बार फिर से वही कहना कि जांच होनी चाहिए। लेकिन विजय, आपसे मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो तरीका अपना रहे हैं, आखिर वो ये तरीका क्यों अपना रहे हैं? कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हैं, क्योंकि कोई शायद उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। देखिए, इसमें मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं। मैं कहूँगा कि 2-3 सवाल हैं जो मन में उभरते हैं। या तो उन्हें लगता है कि ऐसे सवाल वो उठा रहे हैं जिनको सत्ता पक्ष या विपक्ष आपसी सांठगांठ के कारण नहीं उठाता है, संसद में ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते हैं, इन पर बहस नहीं होती है। या तो ये वजह है, या चूंकि राजनीति में नए आए हैं, अपनी राजनीति को चमकाना है, ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से सोनिया गांधी और कांग्रेस और उस पर हमला करना है, और इसमें अपनी एक भूमिका बड़ी बना लेनी है। विपक्ष में अब एक बड़ा स्थान बना लेने की भी एक रणनीति हो सकती है, और एक अन्ना हजारे के साए से निकलकर भी अपना एक अलग मकाम स्थापित करने का एक ना कोई, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं मन में कहीं हो सकता है कि ऐसा करके हम ऐसा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, टीम अरविंद के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनका कोई चाचा, ताऊ, भतीजा कोई राजनीति में नहीं है जिसके वो बचाव में आए जी। और लेकिन जो आपने बात कही उसमें से एक अहम बात जो मैं मीनाक्षी लेखी जी से जो सवाल पूछना चाहूंगी। मीनाक्षी लेखी जी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तमाम जो जानकारियां जो केजरीवाल की तरफ से सामने रखी गई, उनके सहयोगियों की तरफ से सामने रखी गई, संसद में भी ये बात नहीं उठती है, बीजेपी की तरफ से ये बात नहीं उठाई जाती, तब जबकि ये जानकारी मौजूद थी सबके पास। तो क्या विकल्प है फिर अरविंद केजरीवाल के पास? यही तरीका है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों के सामने तमाम जानकारियां रख दें?
सुमेरा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये बात संसद में उठाने की कोशिश की, और जब आप जैसे मैंने कहा कि मैं पर्सनली एक कानून के दायरे में बद्ध हूं, गलत या सही, और कुछ चीजें जब तक मेरे पास उनका सही तरीके से प्रूफ नहीं है मैं नहीं कह पाऊंगी। उसी तरीके से जब आप एक प्रणाली में काम करते हैं, आपने एक माध्यम चुना संसद को, आपने इस बात को संसद में उठाने की कोशिश की कि संसद में ये बहस होगी, मुद्दा सामने आएगा, कुछ कागज और कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन वो स्पीकर ने सवाल को अलाउ नहीं किया। पहली चीज जो पहला बीजेपी ने उठाने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रिसिटी को लेके कहा जा रहा है। मीनाक्षी लेखी जी, क्या रॉबर्ट वाड्रा के मामले को बीजेपी ने उठाया था? लेकिन जी, रॉबर्ट वाड्रा के मामले को निशिकांत दुबे जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने संसद में प्रश्न किया और उसको डिसअलाउ किया गया। और क्योंकि हमारे पास कुछ प्रकार के तथ्य नहीं थे, मात्र किसी बैलेंस शीट पर हमारे में वो कहते अंग्रेजी तो ये जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने, हमारे में नहीं थी, केजरीवाल कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने मना कर दिया कि इस मामले को नहीं उठाया जाए। नहीं, ये आपको किसने कहा? अब मैं आपकी बात को कहूंगी कि आप बेबुनियाद प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए उस बड़े नेता का नाम और उसका बयान। जी, केजरीवाल की तरह मैंने आरोप लगा दिए, साबित आप कीजिए। आप नाम बताइए, आप नाम बताइए, आप नाम बताइए। आपने इतनी बड़ी बात कही, आप नाम बताइए। यही तो हम बात कह रहे हैं। जी, हमारे साथ संजय दुबे जी भी मौजूद है। संजय दुबे जी, मेरी बात, जो मीनाक्षी लेखी जी कह रहे हैं, क्या ये बात है कि बीजेपी ने उठाया और फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा इस मामले को दबा दिया गया? उस प्रश्न का जवाब मांगूंगी। बीजेपी ने उठाया, इवन इलेक्ट्रिसिटी के मामले में पिछले 3 साल से बहुत लंबी लड़ाई। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बीजेपी ने काम नहीं किया, और हम बिजली वाले मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के वकीलों ने वो केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में किया है। तो आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक जब आप एक तरीके से कई तरीके होते हैं किसी व्यवस्था के परिवर्तन की मांग करने के, किसी सिस्टम को सुधारने के। हमने कुछ तरीके अपनाए, अरविंद केजरीवाल जी ने विभिन्न तरीके अपनाए, ले देकर मुद्दा वापस भ्रष्टाचार का है जो इसकी जड़ है, और कहीं ना कहीं जो स्पष्टीकरण सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी जी का कहना है कि उन्होंने कुछ एक अलग तरीके अपनाए हैं, केजरीवाल जी अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही था। क्या वाकई मकसद एक ही है? केजरीवाल जी का पूरा मकसद यह है कि जो आज राजनेताओं ने, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है, राजनेताओं ने जो आज थोड़ा बहुत जो जनता में अविश्वास की भावना है उसको फैलाने की बात है। वो सिर्फ खलबली मचाना चाहते हैं। तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। अगर कोई PIL दाखिल भी करता है तो अदालत में उसको एक पिटीशन देनी पड़ती है। एबीपी न्यूज पर हम लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का तरीका सही है। हमारे साथ संजय झा भी इस बीच जुड़ गए हैं। संजय, हम बात करें लगातार कि क्या अरविंद केजरीवाल का तरीका सही है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी मौजूद है, कुमार विश्वास भी मौजूद है, जिनका ये कहना है कि ये विकल्प है, हमने तमाम जानकारियां सामने रख दी, इस पर जांच होनी चाहिए। और जो जानकारी सामने रखी है उसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर जांच ना की जा सके। सुमेरा, मैं तो संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि इनकी विश्वसनीयता पे एक बहुत ही बड़ा एक काला कलंक आ चुका है। मैं ये एक आपको ये उदाहरण दूंगा कि कल जब इन्होंने इतना बड़ा एक आरोप लगाया था कि यहाँ पर कुछ क्विड प्रोको है, कोई प्रतिदान है, तो उन्होंने जानबूझ के, मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं बहुत चतुराई से या एक गलत तरीके से, मुझे लगता है अनैतिक तरीके से, इन्होंने दुनिया को, मीडिया को, सारे भारत के नागरिक को इन्होंने एक बात छुपा लिया। उन्होंने एक हाईकोर्ट की जजमेंट के बारे में कहा कि वहां पर ये हाईकोर्ट का जजमेंट ने कहा था कि इसमें कुछ गलत हुई है, लैंड के जिस तरीके की एलोकेशन हुई है बिटवीन ईस्ट इंडिया होटल्स या DLF, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। मुझे लगता है कि इन तरीके के, इन हरकतों से यही हमारे सामने पेश आता है। जो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि ये कोई भी, यदि इनको राजनीतिक दल यदि बनाना है, जिनको ये समझना चाहिए कि आपको किसी भी समस्या का आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो आपके मुताबिक विश्वसनीयता खो दी है कि सब चोर है, विश्वसनीयता खो दी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें। जी आपने ये निराशावादी है और मैं समझता हूं कि ये हानिकारक है।
हम चाहते हैं कि लोग रचनात्मक रहे, हानिकारक न रहे, और भारत की जनता ये समझ ली है। मुझे लगता है कि इसी पर योगेंद्र यादव जी से मेरा सवाल, योगेंद्र यादव जी, आपने भी माना कि ये जानकारी भी देनी चाहिए थी कि कोर्ट में अभी ये मामले चल रहे हैं, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचा है मामला, या और तमाम जो जानकारियां थी वो भी सामने रखनी चाहिए थी कल जब जानकारियां दी गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अब जबकि एक राजनीतिक पार्टी भी बनने वाला है, राजनीतिक दल भी बनने वाला है, तो विश्वसनीयता लोगों के बीच में बढ़े, ये बड़ी चुनौती है। क्या इस तरह से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और आधी अधूरी जानकारी देकर वो विश्वसनीयता भी कम होगी कहीं ना कहीं? क्या ये सवाल, ये चुनौती भी है? विश्वसनीयता बहुत बड़ा सवाल है। आखिर राजनीति का सबसे बड़ा सवाल विश्वसनीयता और साख का सवाल होता है। मैं समझता हूं इसे आधी अधूरी जानकारी कह के आप अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे। मैं समझता हूं जिस तरह की इस जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, ऐसी गहरी जानकारी आमतौर पे मीडिया अपनी रपट में नहीं देता है। कम से कम उससे ज्यादा गहरी चीज है, नहीं तो हमें सारी मीडिया की रपटों को खारिज करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि जब जब मीडिया ने स्वतंत्र जांच की है इस सवाल पे, द हिंदू ने इसके बारे में जांच की, पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने की थी और उसके बाद आज CNN, IBN ने की है। तीनों ने इन जानकारियों को सही पाया है, एक भी दस्तावेज गलत नहीं पाया गया है। हां, हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बंदिश नहीं, जिस निर्णय पे स्टे लगा होता है उस निर्णय को इस्तेमाल करने की बंदिश नहीं है, वो शब्द झूठे नहीं हो जाते। मगर ये बिल्कुल सही है कि ये बात प्रकाश में आनी चाहिए थी, मीडिया ने हमारे ध्यान में लाई, बहुत अच्छा किया है। लेकिन साख और विश्वसनीयता किस चीज से बनती है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। साख और विश्वसनीयता तब बनती है जब आप चुप्पी की दीवार को तोड़ते हैं। इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बड़े करीने से एक अदृश्य चुप्पी की दीवार बहुत बरसों से बना रखी थी। ना कोई रंजन भट्टाचार्य के बारे में बोलेगा और दूसरे लोग रॉबर्ट वड्रा के बारे में नहीं बोलेंगे। एक नए व्यक्ति, एक नादान नए और छोटे से व्यक्ति ने उस अदृश्य दीवार में सेंध लगा दी है, इसलिए सब बहुत सकपका गए हैं, छटपटा रहे हैं। कल परसों से जो मीडिया में हो रहा है मैं देख के हैरान हूं। जाहिर है किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये दीवार टूट गई तो क्या होगा। मैं समझता हूं कि ये दीवार टूट गई तो लोकतंत्र का शुभ ही होगा। ये भी संभव है कि एक ऐसा दिन आ जाए जब यहाँ मीडिया अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बारे में भी सच बोलने की हिम्मत दिखाना शुरू करे। जी हाँ जी, इस पर संजय झा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन संजय उसके पहले हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका एक सवाल भी है आपके लिए। घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक दर्शक है जयपुर से, वो सवाल पूछना चाहते हैं। उनका सवाल संजय झा के लिए। जी घनश्याम जी, आप अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं संजय झा जी से सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए केजरीवाल जी घटिया राजनीति करें तो क्या आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? तो देश को क्या आरोपों का पता नहीं चलेगा कि वो घटिया राजनीति कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं? संजय जी, इसका जवाब लेकिन संक्षेप में दीजिएगा। मैं जल्दी से इसका जवाब देना चाहूंगा कि आज यदि मैं आपके विरुद्ध एक आरोप लगा दूं टीवी चैनल पे कि आपके घर में आपने सोना जवाहरात बहुत लोगों से चोरी करके घर में रख लिया है और मैं इसका कोई सबूत न दूं और आपके विरुद्ध मैं चाहूं कि पूरी छानबीन हो जाए, आपकी इज्जत पे कुछ देर के लिए कम से कम कलंक लगे, क्या ये सही होगा? देखिए, जो भी आरोप लगाता है उसके ऊपर एक और भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है। वो ये जिम्मेदारी आता है कि आप जब दुनिया के सामने खुलेआम कह रहे हैं तो आप किसी की प्रतिष्ठा, किसी के रेपुटेशन पे भी आप लेकिन संजय, ऐसा नहीं है कि कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया है। सबूत दिए हैं, सबूत दिए। आप उनको ये कह सकते हैं कि वो नाकाफी हैं, आप कह सकते हैं कि और होने चाहिए, पुख्ता नहीं है, लेकिन दिए। छानबीन सरकार ने यही दोहराया है और मैं योगेंद्र यादव का, मैं कम से कम इसके पहले कि वो राजनीति में आए थे, मैं उनका काफी प्रशंसक रहा हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो अब एक राजनीतिक दल में है और राजनीति में ये सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इसमें कभी कभी एक रणनीति लगाई जाती है कि आप आरोप लगाइए, कीचड़ फेंकते जाइए, मैला फेंकते जाइए और इस विश्वास में कि कम से कम कुछ न कुछ तो जरूर वहां अटक के रहेगा। ये प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का एक हक है कि रॉबर्ट वाड्रा यदि सही या गलत है तो आगे में हमारे पास इतना ही समय, संजय आपने अपना जवाब दे दिया, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। योगेंद्र यादव ने अभी कहा था कि दो बड़े औद्योगिक घरानों का नाम लेकर कि मीडिया शायद उनके खिलाफ या उनकी बात सामने रखने की भी हिम्मत जुटा पाएगा। कम से कम एबीपी न्यूज की तरफ से हम योगेंद्र यादव जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ऐसी कोई जानकारी कभी नहीं छुपाते हैं, चाहे कोई भी कितना बड़ा औद्योगिक घराना हो, कोई खबर होती है तो कम से कम एबीपी न्यूज में आपको दिखाई देती है।
जी हाँ, और ये तरीका जो है अरविंद केजरीवाल पर, उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तरीका है, जो जिस तरह से राजनीति होती थी, उसके नियमों को तो जरूर फिलहाल बदल दिया। जी संजय, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? संक्षेप में कहिए, समय खत्म हो रहा है। जो मुझे लगता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक एक्सेप्शन सा होगा। नहीं, आपसे एक प्रश्न है, आपका क्या इस बात पे क्या राय है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को फाड़ा है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कहा कि आप बिल मत पे कीजिए, ये आपको लगता है कि ये प्रजातंत्र में इसी तरीके से आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है, और जरा इसमें बिना स्पिन दिए हुए आप जवाब दीजिए, डू यू अप्रूव ऑफ केजरीवाल बिहेवियर और नॉट? योगेंद्र जी, आपके लिए सवाल। चूंकि मेरे से प्रश्न है, मैं समझता हूं प्रजातंत्र में सिविल नाफरमानी के लिए जगह है, इस देश में हमेशा रही है, रहेगी। उससे पहले अनुशासन होना चाहिए। सिविल नाफरमानी का एक अपना कायदा है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर बाकी सब रास्ते बंद हो जाएं, उसके बाद सड़क पे प्रोटेस्ट इस देश में और दुनिया में हर जगह होता है। रही बात आरोपों के अगंभीर होने की, देखिए एक तो वो है कि नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं सोनिया गांधी ने 1800 करोड़ रुपए खर्च किए, बताते नहीं किस मियाद में, कौन सी तारीख को, कहां। हमारे समूह ने हर चीज का प्रमाण दिया है। क्या ये बात प्रमाणित नहीं है कि 5 कंपनियां हैं, जिन 5 कंपनियों के पास केवल 50 लाख रुपया था, 3 साल में 300 करोड़ रुपया बन गए? क्या ये सच नहीं है कि कंपनी के पास कोई कर्मचारी नहीं है, इस कंपनी ने कोई काम नहीं किया है, पैसा कमाया है? क्या ये सच नहीं है कि डीएलएफ जो खुद ऋण से दबी हुई है, उसने इस कंपनी को ऋण दिया है? क्या ये सच नहीं है कि वो कंपनी हरियाणा सरकार से डील कर रही है? इन तथ्यों पे तो कोई संदेह नहीं है। ये सब चीजें प्रूफ के साथ हैं, ये कोई अनर्गल आरोप नहीं है।